तो as from its title it is क्लियर। स्केप के मीनिंग क्या होते हैं? स्केप के मीनिंग होते हैं कि कोई चीज जो है जो है किसी के इफेक्ट से स्केप आउट हो जाए, मीन्स भाग जाए, वहां से निकल आए, उसके ऊपर उसका इफेक्ट ना हो सके। तो स्केप के मीनिंग यहाँ पे है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट जो हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड से जो स्केप हो रहा है, वो किस स्पीड के साथ हो रहा है। ठीक है। So the initial speed of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने डिस्कस करनी थी कि मैं ये जो नोट्स आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ, मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की है मैकेनिक्स की। वो मैंने क्लास में दोनों सेक्शंस में जो है दिखाई हुई है कि कौन सी बुक जो है आपने कौन सी बुक जो है आपने फॉलो करनी है। ठीक है। तो ये नोट्स जो है उसी बुक से हैं। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो वहाँ पर डायरेक्ट होते हैं, एक या दो, एक आध, ज्यादा नहीं डायरेक्ट होते, ज्यादातर डिटेल ही होती है। टीचर इसलिए उसमें से मैं रीराइट कर लेती हूँ आपके लिए। ठीक है जी, बोले। मैम इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो शायद स्किप हुआ है। मतलब मैंने अभी बुक खोली है, बिल्कुल आपके पीडीएफ में मैं उसमें से मैच कर रही थी। लाइक अभी जो लास्ट वाली डायग्राम है आपकी वो है कैल्पर्स फर्स्ट लव। मतलब इसमें मुझे चीजें कुछ कुछ डिफरेंट लग रही हैं। ये मैं आपको यही बता रही हूँ बेटा कि वो एग्जैक्ट जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको उसी बुक से नोट्स रीराइट कर लेती हूँ। आप लोग अपना जरा ये म्यूट कर दें। ठीक है, इससे काफी डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ कि आपके नोट्स जो हैं वो आपकी बुक है, मैं वहीं से आपके लिए रीराइट कर लेती हूँ पेजेस पे, ताकि आपको जो है, और रीराइट करने का मकसद क्या है कि इसमें से सिर्फ कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको मैं डिटेल में लिख लेती हूँ कि आपको समझ ना आए। वरना मुझे चाहिए कि मैं उस वहीं से बुक्स की ही पिक्चर्स ले लिया करूँ और वहीं से आपको पढ़ाया करूँ, सिर्फ आपकी आसानी के लिए थोड़ी के कुछ चीजें वहां पे क्योंकि हम बार बार पॉइंटर और व्हाइट बोर्ड जो है इतना कन्वीनियंट नहीं है जूम पे यूज करना, तो इसलिए जो है मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख लेती हूँ ये चीजें। तो नोट्स आपके वो बुक ही हैं, आप समझें कि ये आपने उधर से ही तैयार करना है। ठीक है। जी टीचर। इसमें मैंने ठीक। कोशिश करती हूँ कि आपके लिए सारा कुछ लिख लूँ, लेकिन कुछ लिख लेती हूँ और कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल अच्छा। मैम जो होता है वो बुक से हम लोग कर लेते हैं ज्यादा। जैसे अभी आज का ही टॉपिक है स्केप वेलोसिटी, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हम लोग जो थ्योरी है वहीं से करते हैं बुक से। हाँ एग्जैक्टली यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं यहाँ पे राइट करती, तो आप लोग को जो डिटेल है वो आप लोगों ने बुक से देख लेनी है। ठीक है। ओके जी स्टूडेंट, एस्केप स्पीड जो है, वी आर डिस्कसिंग दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मींस एक बॉडी है सपोज अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो फील्ड का इफेक्ट होगा उस बॉडी पे। वो फील्ड जो है उसको या तो अट्रैक्ट करेगा, या हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओनली अट्रैक्टिव फील्ड, नॉट रिपल्सिव फील्ड। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग में होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन में। तो फील्ड का उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट है। उस बॉडी ने अगर उस फील्ड से अवे मूव करना है, आउट ऑफ द फील्ड जाना है, तो वो जिस स्पीड के साथ उस फील्ड के इफेक्ट से अवे मूव करेगा या उस फील्ड से स्केप आउट हो जाएगा, स्पीड को हम क्या कहते हैं? स्केप स्पीड कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन में कुछ कंसेप्ट्स लॉजिक्स यूज होंगी, वो आप लोग ध्यान से समझें। कंसीडर प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m leaving the surface Consider the projectile of mass m leaving the surface of the earth with the escape speed v.
The projectile has kinetic energy half mv square and potential energy minus capital G capital M small m over r. ये दो चीजें जो है हम previous टॉपिक में देख चुके हैं, ठीक है। मीन्स एक पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर है, और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव किया था। अच्छा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला में जो कैपिटल एम है इज द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी जो है वो स्केप हो रही है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से, मींस अवे जा रही है, आउट ऑफ द फील्ड जा रही है, तो हमारे लिए वो किस पोजीशन पे है? इनफाइनाइट पोजीशन पे है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पोजीशन पे प्रोजेक्टाइल जो है उसके ऊपर फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मूव फॉर टाइम बीइंग जो है मूव तो है वो करेगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग कंसीडर इट द प्रोजेक्टाइल इज नॉट मूविंग, means the field have no effect on that body. For that case अगर velocity जीरो हो जाएगी तो kinetic energy के फॉर्मूले में अगर velocity पुट करेंगे तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इनफाइनाइट पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम जीरो लेंगे। क्यों? क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। सेपरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करें? डिनोमिनेटर में वो जो कैपिटल आर है, जो डिस्टेंस है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो अगर सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए तो आपको पता है कि अगर आप मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसको इनफाइनाइट किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में हो तो उसको आंसर जो है उसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है वो क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। जीरो पोटेंशियल रीजन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उसको हम लोग जीरो पोटेंशियल रीजन या जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे दोनों एनर्जीज हमारे पास जीरो है। नेक्स्ट देखें, इसमें हम लोगों ने अगर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है तो हम क्या करें? K प्लस C इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की भी आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है माइनस जी एम एम ओवर आर ई। आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये होल टर्म को आप इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लें तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्मॉल m दोनों साइड्स पे सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स स्मॉल मैथ जो है ये दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर ई। यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हाफ जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें, v का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे होल टर्म पे स्क्वायर रूट है होगा, ठीक है। सो v escape is 2 capital G capital M over R. All these are the constants. As you can see, we can find out the value of escape speed. Means हमारे पास g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, आप लोग इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो भी इसका यूनिट है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। 6.67 into 10 raised to power minus 11। और मैथ्स जो है वो मैथ्स को राउंड ऑफ करके 6 into 10 raised to power 24 kg भी लिखा जा सकता है, लेकिन 5.98 भी लिखा जा सकता है। और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6.4 भी यूज कर लेते हैं, या 6.37 इसकी वैल्यू भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। 6.4 into 10 raised to the power 6 meters। जब आप ये कांस्टेंट्स जो है जब ये आप कांस्टेंट्स जो है इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो सिंपल आपके पास ज़ाहिर है इसका आंसर भी एक कांस्टेंट ही आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है 11.2 into 10 raised to power 3 meter per second।
11.2 मीटर की जगह 10 पर जो 3 है उसको हम किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो इसकी जगह किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं. सो फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी mass to escape out of the gravitational field should have a speed of 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, मीन्स अगर कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट होना चाहती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे मूव करना चाहती है, तो उसको किस स्पीड के साथ मूव करना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से. ठीक है, as you can see students, in V escape there is no form of small mass, means जो escape speed है उस बॉडी के mass से इंडिपेंडेंट है. और ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड पे. ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टूडेंट्स आई थिंक आपको काफी नो हाउ हो चुकी है. मैं उसके बारे में काफी चीजें डिस्कस करती रहती हूँ, जो डिफरेंस माइंड में आता है, जैसे भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी हमारे माइंड में आती है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, so there are few more properties of gravitational field that we are going to discuss here. The space around the earth in which earth can exert a force of attraction on other bodies is called gravitational field. ये gravitational field की definition है. आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डिटेल जो है बुक में देख लीजिएगा. वैसे मैंने कोशिश की है मैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूं. The space around the earth in which earth can exert a force of attraction. देखो यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन की बात है, रिपल्शन की नहीं. फॉर अर्थ जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी डायरेक्शन में, is called gravitational field. So the gravitational field means कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको, ये जो हम एरोस वगैरह ड्रॉ करते हैं कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट ये हम लोगों ने शो करना होता है कि इस रीजन तक जो है इस बॉडी का फील्ड, इस बॉडी का इफेक्ट होगा, जो भी बॉडी इसके नजदीक लेके आएंगे आप उस पर. ठीक है, so the particles exert force on one another. This direct interaction between the two particles is called action at a distance because two particles interact even they are not in contact. एक्शन एट अ डिस्टेंस की क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये है कि अगर दो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं किसी पोजीशन पे, सपोज एक दूसरे के नजदीक हैं, किसी डिस्टेंस पे हैं, तो वो दोनों पार्टिकल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स कोई वायर वगैरह के साथ उनको अटैच नहीं किया हुआ, या वो दोनों जॉइंट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मैं डिस्कस कर रही थी आपको कि जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसी भी बॉडी की मूवमेंट को गवर्न करते हैं, उसकी मोशन को गवर्न करते हैं. ठीक है, उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सारे पैरामीटर्स को रिलेट करते हैं. तो इसी तरह से जो केप्लर्स के लॉज हैं, these laws governs the motion of the planets. ठीक है, ये लॉज जो हैं किन बॉडीज के लिए हैं? ये प्लैनेट्स के लिए हैं, जो ऑर्बिट्स में या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो सन के सराउंडिंग में मूव करते हैं. ठीक है, वो प्लैनेट्स जो हैं किन लॉज को फॉलो करते हैं? वो तीन मेन लॉज हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको सिर्फ केप्लर्स फर्स्ट लॉ जो है पढ़ाऊंगी, और क्योंकि केप्लर्स जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा लेंथी था, और थर्ड लॉ जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है. ये फर्स्ट लॉ जो है ये सिंपल भी है और शॉर्ट भी है. ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज. अच्छा, ये आपके सामने एक डायग्राम है एलिप्टिकल ऑर्बिट की. elliptical orbit means the orbit which is just slightly deviated from the circular orbit. Alright students, तो elliptical orbit में जहाँ पे आपको कैपिटल M नजर आ रहा है, इस पे हम लोग assume कर रहे हैं सन है, और ये जो स्मॉल मैस है ये कोई किसी भी प्लेनेट का है. ठीक, तो ये सन के अराउंड जो जिस पाथ में ऑर्बिट कर रहा है वो एलिप्टिकल पाथ है. ठीक है,
अब एलिप्टिकल ऑर्बिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये कि इसके हम दो सेंटर रिज्यूम करते हैं। एक वो सेंटर जहाँ पे हमने सन है, और एक ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे एफ प्राइम है। इसके दो फोसाई है, मींस दो फोकस है इस ऑर्बिट के। अब सेंटर से किसी भी फोकस तक का, चाहे एफ हो या एफ प्राइम हो, उस तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल ई इंटू कैपिटल स्मॉल ए। ये स्मॉल ई और स्मॉल ए क्या है? ई जो है वो सेंट्रिसिटी है। सेंट्रिसिटी एक पैरामीटर है, उसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। वो बताता है कि ये सेंट्रिसिटी की वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये सर्कल है, ये एलिप्स है, या ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है, ये जो भी है, ठीक है। और हाँ, सेंटर से किसी भी फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो ई ए है, स्मॉल ई ए। और लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट इज स्मॉल आर। अब सन से, हाँ, इसके दो मेन जो हैं पैरामीटर्स जो हैं, एफिलियन और प्रीहीलियन, आर ए और आर बी। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये भी मैं डिस्कस करती हूँ। और एट द एंड जो है ये डायग्राम भी मैं दोबारा से ड्रॉ करके आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगी, उसमें चीजें जो है आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आर ए रिप्रेजेंटिंग द एफिलियन डिस्टेंस। एफिलियन डिस्टेंस जो है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको हम अफिलियन कहते हैं, और सन से प्लैनेट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको प्रीहीलियन कहते हैं। ये आर बी नहीं है, आर पी है। यहाँ पे अपने पी स्मॉल पी कर लेना है, ठीक है। सही हो गया। और सेंटर से एलिप्स के एज तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। इसके लिए भी एक वर्ड है, वो सेमी मेजर एक्सिस जिसको कहते हैं, वो हम देखते हैं अभी। सो फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ जो है, सेज all planets move in elliptical orbits with the sun at one focus, ठीक है। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स का क्या कहता है वो, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, मीन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते हैं, विद द सन एट वन फोकस, ठीक है। इसके दो फोकस है ना, एक किसी एक फोकस पे सन जो है अज्यूम कर लें आप। ऑलराइट, we assume that the mass of the sun is very greater than the mass of the planet. So small mass is representing the mass of planet and capital M is the mass of sun. We assume that the center of mass of planet and the sun system is almost center of the sun. अब देखो, ये sun और planet ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जो लास्ट में मैंने लिखी हुई है। The orbit is described by two parameters, semi-major axis और eccentricity. Semi-major axis जो है वो क्या है, सेंटर से लेके एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके एज तक का, ठीक। और एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या है, एसेंट्रिसिटी एक पैरामीटर है जो बताता है कि ये कर्व जो है ये सर्कल बनाएगी, ये पैराबोला बनाएगी, या हाइपरबोला बनाएगी, या स्ट्रेट लाइन है, ठीक। The distance from center to either focus is EA, जो डायग्राम मैंने भी एक्सप्लेन किया, जितनी भी चीजें वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अफिलियन जो है RA is the maximum distance of the planet from the sun, and perihelion RP is the called the minimum or the closest distance of the planet from the sun. डायग्राम को देखते हुए मैंने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी हुई है, ठीक है। You can write with the diagram RA is equals to A plus EA. आप ऊपर देखें, जो R है RA is equals to EA plus A. RB जो है वो क्या है, A minus EA. ये मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, फिर ही समझ आएगा आपको। A circular orbit is a special case of an elliptical orbit with E is equals to 0 and equation 1 and 2 reduces to this. चलिए ये मैं बोर्ड पे डिस्कस करती हूँ।
बड़ा कर ले तो बेहतर होगा। सपोज ये आपके पास एक लिप्स है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ब्लू में, ये जो मैं ब्लू में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये सपोज हमने दो इसके एक्सिस ड्रॉ कर लिए, सपोज यहाँ पे जो है हमारे पास कैपिटल मैस मीन्स सन है, और यहाँ पे कहीं मेरे पास स्मॉल मैस मीन्स प्लेनेट है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल और है, और इसका जो एंगल सेमी मेजर एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक। ये मसले बहुत चलते रहते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम मैं जहन में रखूंगी कि कौन सा बच्चा जो है ये रीज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन ही अब कर रहा है। मैम इस तरह से होता है, मीटिंग चलते चलते खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती है कभी कभी। ऐसा ऐसा तो भी होता है, और चलिए ठीक है। वेटिंग एरिया में भी मैम है काफी। ये डायग्राम को मैं अब लेबल कर रही हूँ, इस डायग्राम को मैं लेबल कर रही हूँ, अपने ध्यान से इसमें समझ लीजिए। ना बोला करो जानती लो बार। ये सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर एक्सिस ए से, ठीक है। और उसके दो फोकस है, एक यहाँ पे एक को हमने एफ प्राइम से रिप्रेजेंट किया, और एक फोकस पे हम जो है सन को अज्यूम करें, ठीक है। और फोकस तक का जो डिस्टेंस है किसी भी फोकस सेंटर से लेके किसी भी फोकस एफ तक ले लें या एफ प्राइम तक ले लें, सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, स्मॉल ई इंटू ए, ठीक है। ई सेंट्रिसिटी है और स्मॉल ए जो है ये मेजर एक्सिस है, ये सेंटर से लेके किसी भी फोकस तक का डिस्टेंस है। और इसके अलावा जो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफिलियन कहते हैं, आर ए कहते हैं। और जो सन से मिनिमम डिस्टेंस पे, इसको मैं रेड से ड्रॉ करती हूँ, सन से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है प्लेनेट का, सपोज ये प्लेनेट रोटेट करता हुआ अगर यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे, तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीहिलियन कहते हैं, ठीक है, आर पी। अब इस डायग्राम को देखते हुए आप लोग लिख सकते हैं कि अब देखो, मैं यहाँ इसको सेव कर लेती हूँ, न्यू बोर्ड ड्रॉ करती हूँ। अब डायग्राम को देखते हुए अगर आप
यहाँ पे लिखे हैं, या मैं कुछ चीजें रेज कर रही हूँ, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा कि अल्लाह दना एक बार आज छाड़ दे, आज छाड़ दे, हाँ जमा कर ले अल्लाह आई देंगे मुझे लगता है आप लोग सिर्फ पढ़ने के अलावा बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है वैसे? मैम डायग्राम हाफ हो गई है, पता नहीं एकदम से। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। मुझे खुद भी नहीं समझ आई इसको क्या हो रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, डायग्राम वो तो मैं दोबारा से ले आऊंगी। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें डायग्राम को देखते हुए आप ये लिख सकते हैं कि जो आर पी है, आर, चलिए सबसे पहले आर ए की वैल्यू लिखते हैं। आर ए इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आर ए कौन सा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पॉइंटर में मूव कर रही हूँ, सेंटर ऑफ ये सन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है? सिंपल ई ए प्लस कैपिटल ए, ठीक है। मीन सेंटर से यहाँ तक तो हमारे पास ए है सिंपल, तो ए में आपने क्या चीज ऐड करनी है? ए में आपने ये वाली चीज ऐड करनी है, और इसकी क्या वैल्यू है? ई ए है, ठीक है। तो ये अफिलियन की हम वैल्यू क्या लिखेंगे? ए प्लस ई ए, ठीक है। मीन्स कि ये भी ई ए है और ये भी ई है, ये इस ई ए को हम नहीं ऑब्जर्व करे। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ए है। ये मैंने ए इधर लिखा हुआ है, तो दूसरी साइड पे भी मैं लिख देती हूँ। तो मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ए है, और यहाँ ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास ई ए है, ठीक है। ये ई ए, थोड़ा डायग्राम ज्यादा ही रफ हो गई है। ई ए प्लस ए, तो ये एफिलियन की आ गई। और सबसे प्री हिलियन में हम क्या करेंगे कि ये ए में से, इस ए में से हम लोग इतना पार्ट जो है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। मींस प्री हिलियन की वैल्यू किस तरह से हम लिखेंगे? अगर हमने प्री हिलियन मींस आर की वैल्यू लिखनी है, तो ये किसके इक्वल होगी? ये टोटल ए क्या है? सेंटर से लेके उसके एज तक का डिस्टेंस, जिसे क्या चीज माइनस कर देंगे हम? एसेंट्रिसिटी इनटू ए, ठीक है। तो ये प्री हिलियन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो चीजें थी जो मुझे था कि मैं आपको समझा दूं। तो